ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की और उस राक्षस की जो मेले से सुंदर लड़कियों को उठाकर मक्खी बनाकर 7 तालों के पीछे कैद कर देता है और उसके साथ गलत काम करता उसे मारना आसान नहीं, क्योंकि जो भी सामने आता है पत्थर बन जाता है। अब देखना ये है, क्या विक्रमादित्य उस दानव को मार पाएगा या खुद भी पत्थर बन जाएगा। आज की कहानी उज्जैन नगरी से शुरू होती है। राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। वह समुद्री व्यापार करता था, दूर देशों में जहाज भेजता, माल लाता, सौदा करता। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी उसने धूमधाम से कर दी थी, पर 7वां सबसे छोटा बेटा अमन, उसकी शादी से पहले ही ब्राह्मण इस दुनिया को अलविदा कह गए। पिता के चले जाने के बाद जहाजों को किनारे लगाने, सौदे तय करने, घाटा नफा देखने, ये सारी जिम्मेदारी 7 बेटों पर आ गई। सभी भाई मेहनती थे, पर सबसे छोटा अमन सबसे प्यारा था। उसे न केवल अपने भाइयों का बल्कि अपनी भाभियों का भी अपार स्नेह मिला करता। सुबह व्यापार, शाम को घोड़े पर लौटते। जैसे ही घर पहुंचते, दरवाजे पर खड़ी भाभियां अपने पतियों को दाहिने हाथ से पानी देती और अमन को हमेशा बाएं हाथ से। यह एक परंपरा बन चुकी थी। लेकिन एक शाम कुछ बदला। अमन के दिल में एक सवाल उठा, भाभी हमेशा मुझे बाएं हाथ से ही क्यों पानी देती हैं? उत्सुकता ने सवाल को जन्म दिया और सवाल ने एक निर्णय। उस शाम लौटते समय अमन ने भाई की जगह खुद को खड़ा किया और भाई को अपनी जगह पर। भाभी आईं और उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आया। दाएं हाथ का लोटा अपने पति को, बाएं हाथ का लोटा अमन को। सबने पानी पी लिया, पर अमन ने पीने से पहले रुककर सवाल कर दिया, भाभी आज मैं जानबूझकर भैया की जगह पर खड़ा हुआ ताकि आप मुझे दाहिने हाथ से पानी दें, लेकिन आपने आज भी हाथ बदल दिए, ऐसा क्यों किया? भाभी का चेहरा शांत था, पर शब्दों में तलवार छिपी थी। वो बोली, अगर तुझे दाहिने हाथ से दिया पानी पीना है तो अपनी पत्नी लेकर आजा। भाभी के ये शब्द अमन के सीने में तीर बनकर उतर गए। उसने बर्तन नीचे रखा, ये लीजिए आपका लोटा, मैं जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मुझे दाहिने हाथ से पानी देने वाली नहीं मिल जाती, वरना इस नगर में मेरा लौटना संभव नहीं। और वो बिना पीछे देखे घर छोड़ चला गया। अमन लौटना तो चाहता था, पर अब उसका लौटना संभव नहीं था। भाभी के शब्दों ने उसके दिल में तूफान खड़ा कर दिया था। उसने पानी नहीं पिया, न पीछे मुड़ा, बस चल पड़ा अनजानी दिशा में। चलते चलते वह उज्जैन की सरहदों को पार कर गया और एक दिन पहुंच गया शेरगढ़। ये राज्य शांत था, सुंदर था, पर इसके राजा की आंखों में एक गहरा दुख था। उसके महल की एक खिड़की कई सालों से बंद पड़ी थी। वहाँ की राजकुमारी कनक अनुपम सौंदर्य की मूरत थी, पर एक असाध्य रोग ने उसे छू लिया था। वो हमेशा अचेत रहती, मानो नींद की कैद में हो। राजा ने सारे वैद्य, हकीम, ओझा आजमा कर देख लिए, पर न कोई निदान मिला, न चैन। आखिरकार राजा ने एक घोषणा कर दी, जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसका विवाह कनक से कर दूंगा और अपना आधा राज्य उसे सौंप दूंगा। उसी वक्त अमन उस राज्य में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर उसी खबर की गूंज थी, राजकुमारी बीमार है, कोई नहीं बचा पा रहा। अमन ने राह चलते एक आदमी से पूछा, इतनी खामोशी क्यों है? वो बोला, राजा की बेटी मृत्यु शैय्या पर है, हर वैद्य विफल हो चुका है। ये सुनकर अमन चुपचाप महल की ओर बढ़ चला। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा, राजमहल एक अस्पताल बना हुआ है, हर कोने में वैद्य, हर दिशा में चिंता। अमन एक कोने में खड़ा रहा, शांत लेकिन सजग। शाम ढलते ही सभी वैद्य अपने अपने थैलों को समेट कर लौट गए। अब अमन आगे बढ़ा। वो सीधा गया मंत्री के पास। महोदय, सभी ने कोशिश कर ली, अब एक बार मुझे मौका दीजिए। मंत्री ने उसकी बात राजा तक पहुंचाई। राजा ने उसे बुलवाया। बोलो युवक, क्या करोगे मेरी कनक के लिए? अमन ने साहस से उत्तर दिया, मुझे एक रात चाहिए, एकांत में राजकुमारी के पास रहने की अनुमति दीजिए, मैं सत्य को उजागर करूंगा। राजा थोड़े संशय में था, पर एक पिता हार चुका था और उम्मीद अब केवल एक अजनबी में बची थी। राजा ने स्वीकृति दे दी। उसी रात अमन को कनक के कक्ष में भेज दिया गया। वो दूर बैठा बस कनक को देखता रहा। उसके चेहरे पर शांति थी, पर अंदर कोई तूफान छुपा था। और उस रात अमन ने देखा कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसी रात महल के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। कनक बेहोशी में लेटी थी। अमन एक कोने में बैठा, निगाहें जमाए, जैसे कोई सच्चाई तलाश रहा हो। रात के ठीक 12 बजे एक सनसनीखेज दृश्य घटा। राजकुमारी के मुंह से एक नागिन निकल पड़ी। धीरे धीरे वो फन उठाकर महल की दीवारों से गुजरती हुई जंगल की ओर बढ़ गई। अमन स्तब्ध था, लेकिन शांत। नागिन के जाते ही उसने कनक की ओर झुककर धीरे से पूछा, क्या तुम सुन सकती हो? राजकुमारी की पलकें धीरे धीरे उठी और वो बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अमन मुस्कुराया और कहा, अब आराम करो,
ठहरो। कनक फिर से सो गई और अमन वापस अपनी जगह पर बैठ गया। सुबह होने तक वो वहीं बैठा रहा। लगभग 4 बजे वही नागिन वापस लौट आई, सर्प की गति से रेंगती हुई राजकुमारी के मुख से अंदर चली गई और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सवेरा हुआ और महल में हलचल लौट आई। राजा, मंत्री और कई वैद्य अमन के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, बोलो अमन, क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंचे? अमन ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ महाराज, मैं कारण तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन इलाज अभी अधूरा है। मुझे एक और रात चाहिए और कुछ विशेष सामग्री भी। राजा को जैसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत आदेश दिया, मंत्री जी, अमन को जो चाहिए तुरंत दो। मंत्री ने पूछा, बोलो अमन, क्या चाहिए तुम्हें? अमन ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक बांस चाहिए, 10 फुट लंबा, मोटा, अंदर से पूरी तरह खोखला, एक सिरा खुला हो और दूसरा बंद। जब जरूरत हो मैं उस खुले मुंह को तुरंत बंद कर सकूं। और हाँ, मुझे एक और रात का एकांत भी चाहिए। राजा ने बिना किसी देरी के सब कुछ दिलवाया। शाम ढली, अंधेरा घिर आया और अमन फिर उसी कक्ष में बैठ गया। उसकी निगाहें फिर वहीं कनक के चेहरे पर टिकी थीं। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अमन उठा। उसने बांस को राजकुमारी के मुख से सटाकर कसकर पकड़ लिया और इंतजार करने लगा। फिर वही दृश्य